बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए दिन का आगाज़ हो चुका है या होने वाला है। बहुत सारे लोगों के नए दिन का आगाज़ मे भी इसलिए ना हो चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है आज और धुंध बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी। और बिस्तर जब बहुत कोजी होता है तो फिर बड़ा ही मसला हो जाता है। हम तो आज कह रहे थे यार अल्लाह सुबह कैसे उठें कैसे जाएं, बड़ा इम्तिहान हो जाता है। सुबह फरमाइश की है हम सबसे कि शो का टाइम जो है वो शाम का कर दिया जाए, शाम हम सुबह नहीं कर सकते। मैंने कहा ये तो थोड़ा मुश्किल काम आप बता रहे हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन आपका मॉर्निंग शो है ना, इन्होंने कोशिश करनी है ना इन्होंने खाली बातें करनी है। नाज़रीन मॉर्निंग शो करते हैं तो मॉर्निंग में करेंगे ना, गल्ला करा लो इन्हें। तो मेरी ख्वाहिशात का इजहार तो अब ख्वाहिशात तो कभी भी हो सकती है ना, वो खैर हमने किया। तो क्या मैं ये बात रहा था कि धुंध बहुत ज़्यादा है और इस वजह से बहुत सारी जो मोटरवेज हाईवेज हैं वो बंद भी कर दी गई हैं। आज हम ज़रा फोकस करेंगे आगे जाके मौसम के बारे में, लेकिन फिर वक्त जहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट करें और आज एक्सप्रेसो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड स्टार्ट करें, वो पर्थ मैच की नाकामी के बाद मेलबर्न मैच में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। वो कैसी है वो तो अभी पता चलेगा। मैच इज जस्ट स्टार्टेड, लेकिन बारिश ने कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला है मैच के। बिल्कुल 114 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। डेविड वार्नर 30 रन बनाकर सलमान आगा का शिकार हुए, जबकि उस्मान ख्वाजा 42 रन के इनफरादी स्कोर पर हसन अली की गेंद पर आउट हो गए। पाकिस्तान ने जी टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। सरफराज अहमद जो पहले इस टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिए गए थे, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, जबकि 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। कप्तान शान मसूद जी बड़े पुरज़्म भी थे। कल उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी डिस्कस भी की थी कि हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तौर पर परफॉर्म करें, अपनी गलतियों को ना दोहराएं। और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इनको लग रहा कल डिस्कशंस जो हमने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे भी देखी और जो कि कैप्टन खुद भी कह रहे थे कि जो नई तब्दीलियाँ हुई हैं इससे वो काफ़ी जो कह सेटिस्फाई और पर उम्मीद भी है कि चेंजेस टीम की परफॉर्मेंस के अंदर भी बेहतरी लेकर बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूंकि कल क्रिसमस थी तो पाकिस्तान टीम को वहां पे मौजूद कुछ फैमिलीज ने गिफ्ट्स भी दिए। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट्स दिए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स इज अ पार्ट ऑफ क्रिसमस, खुशी का मौका होता है। तो पाकिस्तान टीम को भी, ऑफिशियल्स को भी, प्लेयर्स को भी मुख्तलिफ गिफ्ट्स दिए गए और ये उनके कुछ मनाजिर हैं। मैनेजमेंट है उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीम्स है उसके जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे उनको गिफ्ट्स दिए। तो ये जो कैंडीज बांटी जा रही हैं ये उनकी फैमिलीज हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम के। इट्स अ गुड जेस्चर क्योंकि क्रिसमस का दिन था और चूंकि मैच भी जारी था और उस हवाले से एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। सो हमने सोचा कि सुबह सुबह आपके साथ ये विजुअल्स भी शेयर किए। बिल्कुल। और मैच की तरफ अगर आए तो देखते हैं कि अब जब बारिश शुरू हो गई है तो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द कंप्लीट स्कोर कार्ड, चूंकि मैंने कहा कि जरा इसको भी डिस्कस कर ले। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली सिचुएशन के अंदर जाना पड़ेगा। वार्नर जो है वो 38 रन बना के आउट हुए, 43 गेंदों का सामना किया, 3 चौके मारे। आज भी एग्रेसिव थोड़े लगे, लेकिन पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट 77 था, इफ यू रिमेंबर। आज 45 था। तो इसका मतलब है कि विकेट या बॉलर्स दोनों में से किसी न किसी ने उनको थोड़ा सा चैलेंज जरूर दिया। इसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा पिछले मैच में भी 50 फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर नहीं कर पाए थे, इस दफे भी 42 रन पर आउट हुए। इस वक्त लबुशान और स्मिथ विकेट के ऊपर मौजूद है, लेकिन बारिश क्या कहती है। और पाकिस्तान की हम अगर स्क्वाड की बात करें, इनफैक्ट बॉलिंग की बात करें, इस वक्त तो पाकिस्तान में शाहीन आफरीदी हैं, हमजा खेल रहे हैं, हसन अली मौजूद हैं, इसके अलावा आमिर जमाल हैं और सलमान आगा हैं। 5 बॉलर्स पाकिस्तान आजमा चुका है और अब तक जो कामयाबी मिली है जो सलमान अली आगा और हसन अली को मिली, हसन अली ने 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की है, जबकि आगा 3 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन भेज चुके हैं। हम आगे जाके इन डिटेल्स इस पर बात भी करने वाले हैं, चूंकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम को अगर ये सीरीज इस सीरीज के अंदर वापस आना है तो इस मैच को कम से कम जीतना होगा, चूंकि इससे पहले पाकिस्तान मैच हार चुके हैं। अगर हम बराबर भी करेंगे तो हम इस सीरीज के अंदर शायद वापस आना फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक मैच पारल इसके बाद भी बाकी है। तो ये सूरत हाल है जी। अब देखिए आगे देखिए होता है। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिशाद महमूद साहब और सैयद मोहम्मद अवैस। दोनों को वेरी मच। रिशाद साहब आपका भी और अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया। अवैस आपकी इजाजत से रिशाद साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट हमने रिशाद साहब मैच के हवाले से दो कि आप भी चूंकि फॉलो कर रहे होंगे, जो सिचुएशन है इस वक्त टीम की क्या समझ रहे हैं। और एज इमरान सेड कि हमारे लिए इस मैच को जीतना जरूरी है, अदरवाइज हम थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हैं। जी आप दुरुस्त कह रही हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो बेस्ट अवेलेबल 11 है वो खिलाई है इस टेस्ट मैच में। जो चेंजेस हैं वो नागुज़ीर भी हो गए थे, जाहिर है खुरम शहजाद को इंजरी हो गई थी और उसके अलावा नुमान अली जो एक प्रोस्पेक्ट थे उनको अपेंडिसाइटिस की वजह से
बाहर रहना पड़ा। तो अच्छी टीम पाकिस्तान ने खिलाई है। मीर हमजा खेल रहे हैं वहां पे, अच्छे स्विंग बॉलर हैं, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है। तो देखिए, पाकिस्तान ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी है, और वो इसकी वजह यह है कि मेलबर्न जो है उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में कदरे बेहतर है। पाकिस्तान ने 1979 में भी यहाँ टेस्ट मैच जीता था, 1981 में भी यहाँ टेस्ट मैच जीता था, और पाकिस्तान को दूसरे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के मुकाबले में मेलबर्न जरा सूट ज्यादा करता है। तो इसलिए उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग दी है। लेकिन अब ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है काफी। वो शुरू के 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसके बाद भी 2 खेल रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया, बट पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इनरोड्स। लेट्स सी हाउ मैच प्रोग्रेस। जी, वैसे अब योर टेक ऑन प्लेइंग 11 टुडे, आप क्या समझते हैं? प्लेइंग 11 ठीक आज पिक हुई है, बेस्ट प्लेइंग 11 पिक हुई है एज रिशाद साहब सेड, या नहीं कुछ एक आध झोल आपको लग रहा है? नहीं इमरान भाई, क्योंकि ऑब्वियसली सॉरी आपके क्योंकि प्लेयर्स जो इस वक्त आपको पता है कि इंजर्ड है ज्यादातर, तो आपके पास जो बेस्ट स्लॉट इस वक्त अवेलेबल थी तो यही प्लेयर्स की थी। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मुझे ये था कि शायद एक स्पिनर यहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए था, क्योंकि जो एमसीजी की विकेट है वो ज्यादा बैट्समैन को सूट करती है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होते रहे, जैसे उन्होंने भी कहा पाकिस्तान को ये बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की आपको याद हो जो परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की, चाहे बात करें प्रीवियसली, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये विकेट जो उनसी है आगे जाके थोड़ा बहुत स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। ये बेल्टर विकेट है, लेकिन स्पिनर्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिलती है। तो स्पिनर एक यहाँ पर मिसिंग जरूर है इस टीम के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक देखो पाकिस्तान टीम की तो बेहतर रही है। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग जो उनसी, खास करके मीर हमजा की बात करें, मुझे पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेर अवे क्विक जो सा वो इस वक्त मिसिंग इस लाइन के अंदर मौजूद है। बहुत से लोग मुझे पता है कि इस वक्त क्वेश्चन करेंगे टेर अवे क्विक आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इकोनॉमी रेट तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, लेकिन जो एक रेगुलर विकेट्स को लेते हुए जाने जाते थे वो शायद कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा शायद रिलैक्स मोड पे रखना पड़ेगा उनको। शायद एक मैच जो सा रिलैक्स करके उनको थोड़ा सोचने पे मजबूर आप करें कि यार देखें आप वाइस कप्तान भी हैं और आप एक विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर हैं, तो विकेट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी है यहाँ पर। तो वो एक फैक्टर यहाँ पर मिसिंग है। हसन अली काफी अरसे के बाद पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर वापस आए हैं। अभी तक तो बॉलिंग बहुत अच्छी करवाई है, लेकिन आगे जाके एक हमारा एक पता नहीं बहुत ही प्यार मोहब्बत है डेविड वार्नर के साथ। आपको पता है अब्दुल्ला शफीक ने उसका कैच भी छोड़ा शाहीन शाह अफरीदी की बॉल, बल्कि वो बड़ा स्लिप में बड़ा आसान कैच था, वो हो जाना चाहिए था। लेकिन डेविड वार्नर बड़े जल्दी आउट हुए लिटरली, क्योंकि उसका रिकॉर्ड इस विकेट के ऊपर बहुत तगड़ा, उसने 200 स्कोर किया हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये विकेट उसके लिए बड़ी पसंदीदा विकेट है। तो पाकिस्तान अब तक तो इस मैच के अंदर है, लेकिन बारिश भी तो ये जिस शिद्दत से लोग इंजर्ड हो रहे हैं वैस, और फिर रिकवर भी बहुत देर से करें, मुझे लगता है कि एक पैरेलल इंजर्ड 11 तैयार हो रही है हमारी प्लेइंग 11 के साथ साथ। इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन भी नहीं है। आई मीन कुछ ऐसा भी नहीं हम करें जिससे हम कहें कि हम हंगामी बुनियादों पे कुछ ऐसा काम हमने शुरू किया कि इंजर्ड प्लेयर्स कम से कम हो, दो कि somehow it's natural but it also belongs to your fitness as well. I mean how you keep yourself fit and how much practice you do and what you eat and all. इमरान भाई देखें वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टैट्स अपना कल राशिद लतीफ को मैं कोट करूंगा। राशिद भाई के स्टैट्स थे कि अगर मैं 4 फास्ट बॉल 35 गेंदें करवाई, 935 ही 936 के करीब गेंदें दी, ठीक है, पूरे तीनों फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका एक स्पिनर में उठा के देख लो, इब्रार की बात मैं करूं, मोहम्मद इब्रार की, तो उसने हाल ही एक सीजन के अंदर 632 या 675 के करीब गेंदें करवाई हैं। तो यार आप देखो ना कितना एक आप एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर डालते हो उसकी बॉडी के ऊपर। तो ये जो चीज है जो बार बार हम बात करते हैं कि जब वर्कलोड मैनेजमेंट की आती है, मुझे पता है 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक तो हम लोग भी कहते हैं कि जो बॉलर है उसको अपने ऊपर रखना चाहिए कि यार मेरी जो बॉडी है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये एशिया के अंदर स्पेसिफिकली जब एक बॉलर बात करता है ना कि यार मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, मुझे रेस्ट चाहिए, तो हम उसका डुअल मेथड लेते हैं कि यार या तो ये मुझे आंखें दिखा रहा है या ये कह रहा है कि जो लीग क्रिकेट आजकल बहुत ज्यादा हो रही है जिसपे हम बार बार बात भी कर रहे हैं, उसकी नजरें उसके ऊपर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आपस में बैठ के जो सा ये बात करनी पड़ेगी अपने बॉलर्स के साथ। खास करके बैट्समैन को इतना इशू नहीं होता वर्कलोड मैनेजमेंट का जितना आपके बॉलर्स को होता है, क्योंकि उससे फटीग कैरी करनी, और खास करके पेस बॉलर की आपको पता है लाइफ बड़ी कम होती है क्रिकेट के अंदर। तो बिल्कुल। अच्छा अवैस जी, जो भी आपने बात की है लाइफ कम होने के हवाले से, रिशाद साहब कल शान मसूद भी कह रहे थे कि अगर फास्ट बॉलर है तो उसको इंजरी होगी, और यंग एज के अंदर इस तरह की इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन हमारी टीम के लिए ये इंजरीज इतनी बैक टू बैक चल रही है कि ओवरऑल हमारी टीम परफॉर्मेंस तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन हमारी टीम ओवरऑल ही इससे सफर कर रही है। सो ये इस स्टेटमेंट के हवाले से, और ये जो ये अवैस अभी बात करते हैं, इसी को आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे।
जी देखिए ये पाकिस्तान के ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 10-12 साल से क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ जो फिजियो, जो डॉक्टर्स ट्रैवल करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और क्या वो चीज़ों को एंटिसिपेट करते हैं एक इतने टफ टूर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उससे पहले कितनी फिटनेस है प्लेयर्स की, हर प्लेयर को इंडिविजुअली जज करना, उनको सुपर फिट रखना, उनको साथ वहां जाके उनको उस लेवल की यानी सारी फिजियोथेरेपी वगैरह देना, तो ये सारी चीजें एक कॉम्पिटेंट जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो बड़ा जरूरी होता है। तो आई थिंक कि ये उसकी तरफ से भी लैकिंग है डेफिनेटली, और प्लेयर्स की अपनी फिटनेस पे भी तवज्जो कम है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न डेफिनेटली। ठीक है, तो रिशाद साहब, गेटिंग बैक टू द मैच, रेन फैक्टर अब क्या रोल प्ले करता आपको नजर आता है इस मैच के आगे बढ़ते हुए? जी रेन फैक्टर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को थोड़ा सा हेल्प भी कर सकता है इस पिच। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, तो अब ये अलबत्ता देखना है कि बारिश की सिवियरिटी कितनी है, वो आई होप कि जल्दी रुक जाए और प्लेयर रिज्यूम हो जाए। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स पाकिस्तान की फील्डिंग है जो पाकिस्तान को मार्क रखनी पड़ेगी इसमें। अगर बॉलर्स बॉलिंग, सबका इकोनॉमी रेट अच्छा है मैंने देखा है, और अगर थोड़ा प्रेशर डाल के अगर करें तो आउट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फील्डर्स को बड़ा चौकस रहना पड़ेगा। फील्डर्स को चौकस रहना पड़ेगा। अच्छा, क्या अगर वैसे हम पहले टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को खिलाए, किस माइंडसेट के साथ हम गए? आई मीन हमारा क्या फ्रेम ऑफ वर्क है, हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि कहां तक हम रोक दें ऑस्ट्रेलिया को तो हमारे लिए ठीक होगा? क्योंकि पिछली दफा हम थोड़े सरप्राइज भी हो गए थे, खासतौर पे शायकीन तो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान टीम से बहुत सरप्राइज हो गए थे। आई मीन दे कुडंट इवन पुट अ फाइट। यार इमरान भाई, अगर मैं पाकिस्तान की अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो आपको पता है हम लोग बहुत बैट चेजर्स हैं। हम लोग बैट चेजर्स, चाहे वो वनडे T20 के अंदर भी पाकिस्तान ने कुछ हद तक अपने आप को काबू किया, टेस्ट के अंदर भी हम बड़े बुरे तरीके के चेज है, हम इतना कोई खास चेज अच्छा करते नहीं। ये पाकिस्तान की हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो चौथी और तीसरी इनिंग्स होती है पाकिस्तान की टीम के अंदर, वो बड़ी डेडली होती है, आपकी टीम बड़ी जल्दी कोलैप्स करती है। मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहां बैठता है उसको बेहतर पता है कि विकेट को देख के क्या बेहतर है कि टॉस हम जीत के क्या करें, लेकिन शायद पाकिस्तान को यहाँ पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन चले, अगर आपने टॉस जीत के बाद में बैटिंग करी, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो सा क्वेश्चन होगा, देखिए आपके फास्ट बॉलर्स मुझे लग भी रहा है लिटरली वो जान मार रहे हैं, इकोनॉमी रेट बड़ा तगड़ा उन्होंने मेंटेन किया। अब अल्लाह करे कि 2-3 और जल्दी खिलाड़ी सेशन में आउट हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान का इंटेंट क्या होगा? ये वो अल्फाज है शायद लोगों के कान पक गए, वर्ल्ड कप के अंदर भी बार बार बात कर करके इंटेंट आपको एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आप शैलो के अंदर रहेंगे और सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड, दो लफ्ज ऐसे हैं जो बहुत सुन रहे हैं। तो ये क्योंकि देखिए ना, जब तक आप अगर शैलो के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको हर्ट करेगा उस चीज पे। ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो कभी जिंदगी में जाके बड़ा डिफेंसिव मोड पे नहीं खेलेगा। पिछले मैच के अंदर भी आप देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इमामुल हक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। भाई अच्छी इनिंग्स खेली होगी, लेकिन खुदारा यार ये चीज देखो, ये तो खत्म हो चुका है टेस्ट क्रिकेट के अंदर के 300-300 गेंदें खेल के या 200-200 गेंदें खेल के आप 70 पे खड़े हो, आप एग्रेसिव खेलते हो। एग्रेसिव नहीं तो रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो एक प्लेसमेंट बनाती है आपके मिडिल ऑर्डर के लिए, वो पूरा एक जाल बिछाती है आपके मिडिल ऑर्डर के लिए कि उसने आगे इनिंग्स को कैसे लेके चलना है। तो आपके जो ओपनर्स है खास करके, उनको आज थोड़ा स्टेबल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, उनको विकेट्स नहीं देनी है उन्होंने, लेकिन एग्रेसिव भी बीच में रहना। अगर आप शैलो में एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। रिशाद साहब, एग्रेसिव अप्रोच की वाले बात को भी आप आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर वो आज बैटिंग के लिए आते हैं तब की बात है। अच्छा ठीक हो गया। रिशाद साहब, दूसरी जानिब जो टीम के अंदर चेंजेस थी उसके ऊपर भी बात कर रहे थे कल शान मसूद। उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद हैं, ये तब्दीली जो है इससे तकदीर भी बदलेगी कुछ ऐसी। दूसरी जानिब सरफराज अहमद के लिए उन्होंने कहा कि साबिक कप्तान के लिए ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल करना इज नॉट राइट, और दोनों को एक साथ मैदान में नहीं उतारा जा सकता था, चाहे वो रिजवान की बात कर रहे थे या सरफराज की। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जिनको खुद इस बात का एहसास हो गया है कि अब टॉप लेवल क्रिकेट के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उनका वो फॉर्म और वो फिटनेस नहीं रही, तो वो थोड़ी सी बैक। आई थिंक यहाँ रियलाइज करनी है, ही इज 36 प्लस, एंड सेकेंडली उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं, खासतौर पे इन अ प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया जहां पे इतनी तेज बॉल आती है। तो अब मैं समझता हूँ रिजवान का इंक्लूजन बहुत टाइमली है, बहुत सही है। रिजवान ने न्यूजीलैंड में दिखाया कि वो कितने अच्छे बैट्समैन हैं फास्ट विकेट्स पे,
और अच्छे कीपर हैं, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज है। और मीर हमजा को चांस देना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं बॉल को। तो आई थिंक एक अच्छा बैलेंस टीम का नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक वैस की बात से भी मैं एग्री करूंगा कि अगर शायद आगा सलमान की जगह अगर साजिद खान को खिला देते, थोड़ा सा वो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, तो मे बी कुड हैव मेड मोर इम्पैक्ट। बट ऑफ कोर्स आई थिंक बैटिंग को भी जरा तगड़ा रखना है, तो आगा सलमान को एज ऑलराउंडर भी इंक्लूड किया गया है। ये एक बात मैं यहाँ पे अदर देन दिस मैं कहता चलूं, जो मैं कमिंस को अप्रिशिएट करूंगा बहुत ज्यादा, कि उन्होंने एक बहुत सही स्टांस पे उस्मान ख्वाजा को बैक किया है, जिसमें आईसीसी ने उनको रिप्रिमांड किया था। लेकिन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि कमिंस ने उनको बैक किया इस चीज पर, कि अगर वो गाजा के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वहां पे, तो उनको बैक किया, विच इज वेरी रेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट दीस डेज। बट कमिंस इसका क्रेडिट जाना चाहिए। आपका कोई कमेंट है वैस उस्मान ख्वाजा फैक्टर के ऊपर? ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात की, सॉरी क्योंकि भूल भी गया था। ये आपको पता है कल हर जगह इस चीज को जो सा बड़ा हाईलाइट किया जा रहा था। इमरान भाई देखें ना, आप अगर थोड़ा सा आप चले जाएं, लिटरली आईसीसी को ना शायद बायस होना पड़ेगा। आप अगर डुअल स्टैंडर्ड रखोगे क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर खास करके, मैं कोट करवा देता हूँ ना आईसीसी को। अगर आपको याद हो, इंडियन क्रिकेट टीम ने जब वो पूरा ड्रामा किया था, इंडिया ने जो पुलवामा अटैक, तो इन लोगों ने कैप्स यहाँ तक ग्लव्स यूज की थी। तब कहा था आईसीसी खामोश रहा, कोई स्टेटमेंट उसके अंदर जारी नहीं की गई। दूसरा, अगर मैं पीस की बात करूं, तो उन्होंने एक फाख्ता यूज किया था अभी इस वक्त अपना उस्मान ख्वाजा ने अपने शूज के ऊपर अपने बैट पे, और वो था बेसिकली अपना वो पिक्चर थी अपना, कह सकते हैं कि पीस के लिए वो था, गजा के लिए और बाकी जो मामला इस वक्त चल रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ कोट करूं, तो लोग पता आपको क्रिटिसाइज ये भी कर रहे हैं, चाहे आप बात करें इस वक्त साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं उनकी बात करें, उनके बैट पे भी इस वक्त उनका एक वो जो उनका मजहब का है वो स्लोगन लगा हुआ है। चाहे डु प्लेसी की बात करें, उनके बैट पे भी लगा हुआ है। तो खाली हमारे लिए क्यों है, मुझे खुद समझ में नहीं इस चीज की आती कि कुछ जो क्रिकेटर्स हैं या कुछ जो शायद मजहब परस्ती के बीच में फिर आईसीसी ले आता है मामला जो उनसे बीच में कि जी इनको नहीं करना, उनको नहीं करना। फिर आप बायस रहो ना सबके लिए, आप डबल स्टैंडर्ड किस लिए रखते हो यहाँ पर? एक बड़ी चीज है कि लिटरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। जैसे पैट कमिंस की बात करूं, उन्होंने बड़ा इस वक्त तक आप देखें ना कि डिफेंड किया हुआ अपने प्लेयर को। आपको याद हो कि उस्मान ख्वाजा ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं खुश हूं। क्यों? मेरे बच्चे यहाँ पर आजादी से फिर रहे हैं, मैं आजादी से यहाँ फिर रहा हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब वहां पर वीडियोस देखता हूँ जो वहां मामला चल रहे हैं। मैं इंसानियत के लिए इस जो स्लोगन है इसको मैंने लगाया हुआ है। तो आईसीसी को यहाँ तक उन्होंने इजाजत मांगी थी कि मुझे बैट पर अपना जो बैट है और यहाँ तक के शूज पे मुझे इजाजत दी जाए फाख्ता का जो स्लोगन है उसको लगाने की, तो वहां से ना इस वक्त आई है। लेकिन सीरियसली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूँ सैल्यूट, और खास करके उस्मान ख्वाजा को, कि एटलीस्ट कोई तो क्रिकेट बोर्ड है, माजरत हमारा क्रिकेट बोर्ड तो सोया हुआ था आजम खान के टाइम पे, कोई तो क्रिकेट बोर्ड है जिसने आवाज इस चीज पे और डिफेंड की अपने प्लेयर को। जब आप अपने प्लेयर को डिफेंड करते हो तो रिजल्ट्स पर आप पाते हो हमेशा जाके आगे जाके फ्यूचर के अंदर। ठीक है रिशाद साहब एंड वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर एनालिसिस। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच एमसीजी में इस वक्त बराह रास्त जारी है, और अब से कुछ देर पहले बारिश की वजह से रोक दिया गया था। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना चुकी है, और इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी थी। अक्सर देर कर देता हूं मैं, हर काम करने में ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, आपको याद ही होगा, अक्सर देर कर देता हूं मैं, देर के शायर और लेकिन बेहतरीन शायर मुनीर नियाज़ी साहब का हम जिक्र कर रहे हैं। एहसासात और जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले मुमताज़ शायर नियाज़ी, उनके मद्दाह आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। मुनीर नियाज़ी 9 अप्रैल 1928 को भारत के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। अब बात कर रहे थे द लेजेंड मुनीर नियाज़ी की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जिसमें आज हम ट्राउट फिश की बात कर रहे हैं। और ट्राउट फिश ऑयल का इनफैक्ट तस्करा है। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत से मामलात में काबिल तकलीद है, लेकिन यहाँ पे कैसे इस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसी बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज मेरे साथ जो माइंड है वो इब्न फ़ाज़िल है। इब्न फ़ाज़िल एक बड़ा नाम है वैल्यू एडिशन के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, और फिर बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक वो बड़ा नाम है एक मुतजस्सिस ज़हन के हवाले से। गुज़श्ता एक सेगमेंट में आपको बताया था कि ख़िज़ा के मुख्तलिफ रंग जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र, सयाह गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। लेकिन उनमें से कितने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये जो सुर्ख रंग है पत्तों का, ये सुर्ख रंग क्यों है?
और जब वो तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि उसमें से एक इंतहाई कीमती केमिकल बरामद होता है और उसकी एक बहुत बड़ी अफादियत है, पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इस तरह का मुतशस्सिस ज़हन जो है वो इब्न फाज़िल साहब के पास है। और इब्न फाज़िल साहब ने हालिया जिनका दौरा स्कर्दू था वहाँ पे, उससे पहले भी जाते रहे हैं, वहाँ पे वर्कशॉप्स करवाते हैं और बहुत काम करते हैं। तो इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करनी है कि ये सारा कुछ बाकी पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। तो इब्न फाज़िल साहब से पूछेंगे कि ये जितने भी आइडियाज़ हैं जो कि हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल सतह पे भी, विलेज सतह पे भी, मुख्तलिफ सतह पे और मुख्तलिफ लेयर्स काम कर रही होती हैं, जिनका आउटकम हमें वहाँ पे उस सूबे में नज़र भी आता है। तो रेस्ट ऑफ पूरे पाकिस्तान में ये किस तरह इसको किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया सर, जनाब। आप स्कर्दू गए और आपकी जो चेहरा है वो दमक रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो भी वहाँ से वापस आता है तो हमें तो ऐसे ही लगता है जैसे कई साल दमकता रहता है। कई साल दमकता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर आप स्कर्दू पहले भी जाते रहते हैं और वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं और मुझे अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे कहीं पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है तो वो जो फ़र्क मैंने नोट किया है वो है मुतजस्सिस निगाह का, यानी वो जो जिसको आप सिखा रहे हैं या जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो वाकई लर्न करना चाहता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, ये एक टीचर को बड़ी जी बड़ी वो देती डेफिनेटली। है। तो आपने इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए स्कर्दू में पढ़ा के? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ जब हम यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में वर्कशॉप करते हैं। तो जो लर्निंग, एक तो लर्निंग कैपेसिटी है ना, एक उसका शौक़ है, अच्छा वो उनमें बहुत ज़्यादा है। यानी आप उनको कोई चीज़ बताते हैं वो इतनी कंसंट्रेशन से उसको सुनते हैं और उससे जो अगली बात है वो ये है कि उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फौरी तौर पे उनको अगर ये समझ आ जाती है कि ये हमारे भले की है तो उसको अडॉप्ट भी करते हैं। तो हम उनसे कोई मतलब 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारी वर्कशॉप की हैं और उसका फ़र्क वहाँ पे नज़र आया। अब वहाँ पे स्कर्दू में देखेंगे जो उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई हुई है मुख्तलिफ गाँव की सतह पे, उन्होंने दर्जनों के हिसाब से अपने वहाँ पे वो ब्रांड्स बना लिए, मुख्तलिफ प्रोडक्ट है जो हम उनको सिखाते रहे, मुख्तलिफ जैम्स, जेलीज, अचार्स और मुख्तलिफ, और उसकी पाकिस्तान भर में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये जो है उसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ भी बड़ी एफर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे अभी उतना वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो अडॉप्टेबिलिटी है वो भी नहीं है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब आप स्कर्दू गए और इस दफ़ा गए तो सेम वही वर्कशॉप्स थी या इस दफ़ा आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ गए थे? इस दफ़ा हम डिफरेंट काम करके हैं ना। अच्छा, पहले की निस्बत। इस दफ़ा क्या किया? पहले तो हमने उसके ऊपर जो सिरके पे और जैम्स वगैरह पे काम किया था। इस दफ़ा हमने सब्जियों की प्रिजर्वेशन के ऊपर, क्योंकि उन पर सब्जी भी बहुत होती है और ख़ास तौर पे उनकी अपनी ज़रूरत भी होती है, यानी कि वो जो सर्दियों का हाइबरनेट का सीज़न होता है तो उसके ऊपर हमने कुछ थोड़ा सा इस दफ़ा काम किया। उसके बाद हमारा एक ये जो वहाँ पे फाइंडिंग का भी एक समझ लें कि टूर था कि और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जिनसे हम इनको कहें कि जी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो बड़ी हमने वहाँ पे फिर और डिस्कवरीज की हैं। मतलब एक तो समझ लें कि वो जो उनके पास यॉर्क है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत है। नहीं वो मतलब वैसे खूबसूरत तो बहुत है। खूबसूरत इससे क्या आप बताइए यॉर्क खूबसूरत एक उसकी दुम जो है वो हमेशा से बड़ी मकबूल रही है कि जो पुराने सयाह जाते थे ना गिलगित बल्तिस्तान, तो उनको कहा जाता था, ये एक फरमाइश हुआ करती थी कि याक की दुम ले आइए, याक की दुम का झाड़ू बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छा, इसके अलावा बताइए कुछ। वाह वाह। नहीं उसके ऊपर अब उसके अंदर पर्सनैलिटीज़ बहुत है ना। सबसे पहले तो ये वो मिल्क है, जैसे हम पहले इस पे बात करते रहे कि उसका मिल्क जो है वो अब चाइना में अगर उनके पास भी यॉर्क था, उन्होंने इसको सुपर फूड डिक्लेयर किया, उसकी जो पैकिंग किया, पाउडर उसका बनाते हैं और वो अब दुनिया भर को सप्लाई करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। हमारे पास बहुत दौलत पड़ी है। अच्छा, उसको वहाँ पे बाकायदा साइंटिफिकली अगर या प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ पे बनाया जाए। फिर जो गोश्त है इसका यॉर्क का, तो इसकी बड़ी डिमांड है सर बाहर के मुल्कों में। वो हमने देखा वहाँ पे, फिर चेक किया, रेट पता किया तो पता चला कि जी आप उसको 10 टाइम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से फ्रीज करके। उसके बाद उसके बाद हम ट्राउट हमने जो विजिट किया, हम देखा जी वो बड़े शौक से लोग खाते हैं। तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, 2 साल में तकरीबन वो ½ kg होती है। तो उसके बाद फिर वो हम उसको पका के खा जाते हैं। मैंने देखा, पढ़ा, सोचा कि यार इसको और क्या वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो पता ये चला कि जो ट्राउट फिश है उसकी जो खाल है उसका लेदर बनता है। अच्छा। और बहुत ही कीमती तरीन जो चमड़े हैं उनमें से एक है वो। तो वो फिर हमने उनको बताया उधर कि जी यार, और बल्कि वहाँ से वही बात कि जी उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी, उन्होंने कहा जी हमें इसके ऊपर से आप सिखाएं। तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे पास लेदर के वो हैं हमारे जो
ग्रुप में है, तो हमने यहाँ पे भी वो लेदर की वर्कशॉप करवाई है पहले बहुत सारी, तब हम उनको ट्राउट का और फिश लेदर का वो हम वर्कशॉप करवाएंगे। ये तो आपका विजिट स्कर्दू का था, जी जी। लेकिन अगर आप गिजर की जानिब जाएं तो वहाँ पे बहुत एक इनकलाबी सा एक मामला नज़र आता है, जो ये ट्राउट के फार्म्स बने जी। शेर कलर से लेके और आगे यासीन और हर जगह पे बहुत सारे फार्म्स हैं। तो लेकिन अगेन वो जो मकसद है वो यही है कि गोश्त, हाँ जी, वो जाहिर है उसको तो खाने के लिए करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपका नेक्स्ट एक सर देखिए, मैंने जो कैलकुलेशन की है वो ये है कि आपकी जो वैल्यू एडिशन लेदर की है उससे आप ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे उसके गोश्त के बेचने से। अच्छा, एक और भी इसमें एक नुकता ये भी है कि ट्राउट की जो गोश्त है उसको गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर अफ्तादा रीजन, यानी मतलब दूर अफ्तादा यानी हम यहाँ बैठे हैं, वो दूर अफ्तादा, तो मतलब वहाँ से यहाँ पे लेके आना या उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं और उसको प्रिजर्व करके गोश्त को यहाँ फ्रीज करके लाते हैं, ठीक है, उसमें एक अलग कास्ट होगी। लेकिन जो लेदर वाला मामला है शायद ये वहीं पे, हाँ नहीं, ये तो वहीं प्रोसेस हो जाएगा ना, इसको हम रॉ लेदर की फॉर्म में वहीं पे प्रोसेस कर लेंगे। ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, वो लोगों को सिखा देंगे, बल्कि स्कूल के बच्चे उसको बड़े अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, करना शुरू कर देंगे। तो वो उसको प्रिजर्व करें, उसको रॉ फॉर्म में बनाएं, उसको पैक करके तो यहाँ भेज दें, यहाँ पे उसकी फिर मजीद वैल्यू एडिशन, उससे जो भी चीज़ें आगे प्रोडक्ट। मेरी जब विजिट हुआ अभी हालिया, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात ज़फ़र वक़ार ताज साहब से हुई, तो मिनिस्टर हैं, और आपके हवाले से यानी बात हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से थे कि गवर्नमेंट सतह पे यानी गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो इब्न फाजिल साहब के साथ और इस तरह के काम करे। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट भी आपके साथ हो तो ये ज़्यादा फिर मौसर। डेफिनेटली बात तो लोगों तक पहुंचानी है ना हमें, मतलब खुद आप एफर्ट करके जो 2-3-4 साल लगेंगे, वो अगर सरकार शामिल होगी तो 2-4 माह में हम लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। वैसे वहाँ की सरकार में ना एक हसास दिल और शायर और इस तरह के लोग हैं, तो मेरा मतलब है कि आपकी बात बन सकती है जल्दी वहाँ पे, आपकी वहाँ पे बात बन सकती है। चलें जी, हम मुंतज़िर हैं, अगर हमसे रब्ता करेंगे तो हम अपनी तमाम तरह जो क्या कहना चाहिए वेल विशेस के साथ उनके लिए दस्तयाब होंगे। नहीं, ज़बरदस्त। और मेरा आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वो पोटेंशियल है कि जिसको हम कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का या एक ऐसे इदारे का, एक ऐसी इस जगह का कि जो बाकियों के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बन सकता है रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। सर डेफिनेटली यानी रवैये जो हमारे यहाँ पे है ना, पता नहीं हम लोग ना जैसे मुझे लगता है कोई हमारे ऊपर कोई कोटिंग हो गई है या कोई लेयर हो गई है कि हमने कोई लर्निंग का प्रोसेस जो अडॉप्टेबिलिटी का, या वो शायद बहुत रजिस्टर हैं हम लोग ना, या शायद उसमें ये भी एक फैक्टर है कि हम समझते हैं कि जी हम बहुत कुछ है, हमें पहले ही बहुत कुछ पता है, नई चीज़ सीखने की जरूरत व्हाट्सएवर जो भी है। यहाँ पे हम जितनी भी एफर्ट करते हैं, हमें 1% रिजल्ट अगर मिलता है ना, वहाँ पे हम एफर्ट करते हैं तो हमें उससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, और लोग उस पर आते हैं, उसको सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। यानी ये सबसे मज़े की बात है कि 2 साल पहले जो चीज़ें हमने सिखाई थी, इतना जी खुश होता है देख के कि उसकी बेस पे कई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस टाइम। आज से कुछ अर्सा कबल की बात है कि मैं हुंजा में था और वहाँ पे मुझे कहा गया कि आधे घंटे का एक लेक्चर है, बच्चे हैं बहुत सारे, वो एक होटल में बैठे हुए हैं और वहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर देना है ये कैमरा पे। अच्छा, मैं समझा कि ठीक है वो तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने आधा घंटा जाके तो ये जो शटर स्पीड है और अपर्चर है और ये जो आयरस है और उसके कॉम्बिनेशंस और किस तरीके से एक तस्वीर आप बना सकते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कर दी। आधा घंटा मैंने लगा के और मैं समझा कि अब मैं यहाँ से निकलना है। उसके बाद एक और सेशन शुरू हुआ जो कि 2.25 घंटे जारी रहा। वो था सवालात का सेशन, और वो सवालात ऐसे थे कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो कोई 80% या 70% तो मैंने जवाब दे सका, लेकिन ऐसे क्यूरियस माइंड और ऐसे मुतजस्सिस ज़हन कि उन्होंने ऐसे कई सवाल किए कि जो मेरे लिए फिर बाद में बड़े फ़ायदेमंद हुए कि मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के बच्चों के अंदर एक निसाब के अंदर या इसमें स्कूल इन्वॉल्व है या पेरेंटिंग है कि उनके अंदर सवाल है, और ये किसी भी कौम को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है अगर उसके बच्चों के ज़हन में सवाल है और वो सवाल करना जानते हैं, सवाल की साख्त, उसको सवाल को बनाना जानते हैं, और जवाब के लिए उनके अंदर एक एंग्जाइटी होती है कि मुझे बस इसका जवाब मिले। ऐसी कौम को कभी भी कोई तरक्की से रोक नहीं सकता। अपने बच्चों के अंदर ये जो सलाहियत है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हवा दीजिए। मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि हम कहते हैं कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो बच्चों में कैसे पैदा की जाए, तो अमूमी तौर पे मुझसे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ ये सवाल ही गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग आपने पैदा नहीं करनी बच्चे के अंदर, वो तो पैदा ही क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हुआ है, वो तो मुतजस्सिस ज़हन के साथ पैदा हुआ है। हमने सिर्फ ये करना है कि उस मुतजस्सिस ज़हन या क्रिटिकल जो थिंकिंग की जो फैकल्टी है उसको हमने बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम उसको बचा पाए तो कोई मसला ही नहीं है, वो बड़े होके
सवाल करेगा, जवाब पाएगा, तरक्की करेगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। कुछ मौसम के हवाले से आपको आगाह करें, मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की हुक्मरानी है। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया है। खून जमा देने वाली सर्दी है, लोग घरों तक महदूद हैं। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम हैं, ट्रैफिक मुतासिर है। रात गए मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। M1 पेशावर तरशकई, M2 ठोकर न्याज बीग से कोट सर्वर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद है, जबकि M5 पर जाहिर पीर से रोड़ी टोल प्लाजा तक आमदोरफ्त मुअत्तल है। बिल्कुल, लाहौर और सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से उस पर अब जो गाड़ियों का दाखिला है वो बंद कर दिया गया है। लाहौर और उसके मज़ावात में जहाँ बात की जाए तो सुबह भी जब हम घर से निकले तो खासी जो कह ले फॉग भी थी, और ऑब्वियसली फ़िज़ाई आलूदगी है जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फॉग और जो स्मॉग मिक्स होकर एक अजीब सी सूरत हाल बनती है, और इसमें स्मॉग के अंदर वैसे भी ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करने में तो मुश्किल होता है, लेकिन ब्रीदिंग इशूज़ और आपकी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो लोग फॉग के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं या करें तो बहुत एहतियात से करें, बिकॉज इस वेदर के अंदर ट्रैवलिंग इज़ नॉट सेफ, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी शहर के अंदर है। तो मोटरवे और रिंग रोड वगैरह पे तो बिल्कुल ही मामला खराब हो जाता है। सो बी केयरफुल जी, जहाँ भी जाइए प्लान जो भी कीजिए। आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जाएं, हमने बात करनी है खुशबू की शायरा परवीन शाकिर साहिबा की। मैं तो उस दिन से हरासा हूँ कि जब हुक्म चले खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई। आपको मालूम है उनकी तरफ से कहा जाने वाला एक एक शेर, उनकी एक एक गज़ल, एक एक बात कमाल की थी। मोहब्बत की खुशबू की शायरा, और मोहब्बत को कहना चाहिए कि खुशबुओं और शेरों में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर। उनकी मद्दा आज उनकी 29वीं बरसी मना रहे हैं। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई परवीन शाकिर ने थोड़े ही अरसे में वो शोहरत और मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। इंग्लिश लिटरेचर में जामे कराची से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर को हम याद कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। किचन से आपको विजुअल्स नज़र आ गए हैं और आपको पता लग गया कि आज हमारे किचन में अहमद हमाद आ गए हैं, और अहमद हमाद जब आते हैं कुछ बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो अहमद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद क्या बना रहे हैं आज? आज हम चिकन नगेट्स बना रहे हैं, क्या बात, जो कि कॉस्ट इकोनॉमी भी होने वाले हैं और साथ साथ जो है हम हेल्दी वे में इसको बनाएंगे। आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ। देख के किसने खाने हैं। हाँ, बच्चों को दें, जो भी करना चाहे। तो ये तो बड़ा आसान होता है, चिकन नगेट्स मार्केट से लेकर आए, फ्राई करें, बच्चों को दे दें। मदर्स यूजुअली लंच बॉक्सेस में भी डाल देती हैं। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करने वाले हैं आज चिकन नगेट्स को? देखें, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। आज हम जो इनको बनाएंगे प्रिजर्वेटिव के बगैर बनाएंगे, और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं घर में। एक बार आप बना के और फ्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको 1000 रुपीज का बाहर से पैकेट मिल रहा है तो आप वही पैकेट घर में 450 to 500 में बना के उतनी क्वांटिटी में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं और उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बाला नशी। ओके, ठीक है, ये हम करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो बनेगा बहुत अच्छा होगा। हम आपको टेस्ट करके फर्स्ट एंड फीडबैक जरूर देते हैं, कम से कम मैं तो जरूर ही देता हूँ भाई, आपको सोशल मीडिया पे बताएंगे आपको। अब आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें ट्रक आर्ट के हवाले से बता रही है। एक वर्कशॉप हो रही है, उसमें क्या निम्रा ने खुद भी सीखा और हमें क्या सिखा रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन और फन। इस तरह से अभी रिसेंटली मैंने ऑस्ट्रेलिया कुछ काम भेजे थे, अपने यूके में काम गए, अभी टर्की के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये जो पेंट है, ये स्पेसिफिकली जो डिजाइन्स हैं, ये ट्रक से ही शुरू हुए थे, ट्रक आर्ट से ही शुरू हुए थे क्या? जो मुगल एरा था ना, वही जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फिर आगे जाके बगियों पे काम स्टार्ट किया। उससे भी अगर अरब में देखें तो अरब में लोग अपने ऊंट जो थे उनको सजाते थे इनसे। अच्छा, ट्रक्स के ऊपर तो मैंने बहुत देखे हैं ट्रक आर्ट, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों पे या बाइक्स पे या डिफरेंट अपनी सवारियों पे करवाते हैं। बिल्कुल करवा रही हैं, कई लाहौर में बाइक्स हैं उन पे हुआ हुआ है। अब तो ट्रक आर्ट आप जूतों पे देखें उस पे भी हुआ हुआ है। अच्छा, मैंने ट्रक्स के ऊपर जब भी पेंट देखा है वो बहुत ब्राइट पेंट होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट। ट्रक्स जब रात को भी आप अगर देखें तो वो एक खासा उनका एक अच्छा विजुअल होता है, तो वो सब चीजें देखने के लिए, और उसके अलावा ड्राइवर्स की तबीयत भी थोड़ी रंगीन होती है। आज की एक्टिविटी मेरे लिए तो बहुत हेल्दी थी, मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने बच्चों को इस तरह के कामों की तरफ लेके आएंगे ताकि उनका माइंड और भी क्रिएटिव हो सके।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम बात करेंगे कैसे स्पोर्ट के हवाले से, जो दुनिया भर में तो बहुत मकबूल है और दुनिया भर में इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये खेल पाकिस्तान के अंदर भी फॉर्चुनेटली खासा पॉपुलर हो रहा है और ये खेल है फुटबॉल, जिसमें पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर कोई ख़ास रैंकिंग नहीं है, मगर रवा साल पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ा अहमियत का हामिल रहा है। मेंस और विमेंस टीम दोनों की परफॉर्मेंस के चर्चे रहे हैं और पाकिस्तान मेंस टीम कंबोडिया को हराकर पहली मर्तबा आलमी कप क्वालिफायर्स के अगले मरहले में पहुंची है। दूसरे मरहले में जी सऊदी अरब की टीम के साथ खेले इन्होंने मैच, और फिर तीसरे मरहले में जो इसी मरहले का जो तीसरा मैच था वो ताजिकिस्तान के साथ हुआ। कौमी टीम अगरचे दोनों मैचेस जीत नहीं सकी, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी शानदार रही। खवातीन की जो फुटबॉल टीम है उसने भी ताजिकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में शिकस्त दी और अंडर 19 टीम ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान अंडर 19 ने जनूबी एशियन चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आज हम पाकिस्तान की जो विमेंस फुटबॉल टीम है उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है और क्या मुस्तकबिल के गोल्स होने चाहिए जिनको टारगेट करके अच्छी परफॉर्मेंस को फोकस में लाया जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ मारिया खान है, कप्तान है पाकिस्तान फुटबॉल विमेन टीम की, उनसे हम बात करते हैं। मारिया इज जॉइनिंग अस लाइव राइट नाउ। हाउ आर यू डूइंग मारिया? हाउ इज योर मॉर्निंग? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm doing well, thank you. So we were just discussing about Pakistan's football, and I think it's been an incredible year for Pakistan 2024, both for men and women football teams. But first of all, we'd like to know about the female and the women team from you, being the captain. How you see the performance in current year of Pakistan women football team? Yeah, so we've been active for a little bit over a year now after the 8-year ban, and I think if you've been a football fan following our team since the SAF games in 2022, you would see the growth that we've had as a team, right? Gelling together on and off the pitch. The tournament that we had in Saudi Arabia in January, to the Olympic qualifiers, to the recent tournament that we had in Saudi Arabia as well. So, the development of the team at an international level, I think you can say has definitely progressed very positively, and that's due to being able just to play regularly for the past year. Lovely. Talking about the past year and the goal you scored against Saudi Arab, it's still people are still discussing that goal. What do you want to say about that? People still remember the performance. You scored that goal on a free kick, right? Gee, so I think that's something that I think I will hold that memory forever. But I think more than anything, I think the proudest feeling that I have is just being able to represent my country and represent Pakistan, represent, Pakistani athletes, represent, Pakistani football fans. I think for me, that's something that, I really hold close to my heart, and I'm grateful to just be able to contribute to the sports landscape within our beautiful country. So one of the best part is that once our players they're not just performing in the field, but they're also being followed and being invited by different international organizations and teams to perform for them and to play for them. You have just joined Eastern Flames, a Saudi club. We have just came to know. How's this experience, Maria? कैसा तजर्बा है ये? Gee, it's been, a really good experience. I'm very honored to actually be the only South Asian that is currently playing in the Women's Premier League here in Saudi. So again, another moment that, I'm proud to represent Pakistan in this league, in this country, and continue to really try to bring over more, Pakistani women and players to be able to play, because, we have the talent within our country to be able to compete in these international leagues, and we just need the right type of support and to bring the right type of attention to our players. That's amazing. Talking about the support, do you think, Maria, you get the right support at the right time, at the right place? As you say, that our football team is performing really well, but still there are certain hurdles and challenges you guys face on logistics or management level. Do you have that support? Yeah, so I think, since the ban has been lifted, the support has gotten better and better every time. Obviously, are there things that can be done better, from a support point of view within the country, outside the country, of course.
But, you know, I think anytime anything is new and fresh, it's going to take time. And, you know, us as athletes, right, our focus is on performance and just being able to deliver results. And, you know, at the end of the day, competing at an international level, we have to deliver results because nobody wants to support a losing team. And what about the support from the fan side? I mean, in Pakistan, we weren't expecting that was, you know, that kind of spirit as people shown, particularly the matches which were played in Islamabad. Were you expecting as a player that, you know, people love football this much in Pakistan, particularly the youngsters? Are you happy and satisfied with the support that you got from Pakistani spectators? Oh, absolutely. You know, there's been such an unconditional support of fans, you know, even while we had a ban in place by FIFA, you know, so I think it's something that I know our women's team does, and I know the men's team does, is, you know, every time we step out on the pitch, one of the, you know, stakeholders that we're playing for is, you know, these fans that have done an amazing job, mashallah, mashallah, supporting us even when we had nothing to do, right? Even when we weren't competing on an international level. And I think it just goes to show how crazy our fans are about football is for the men's game in Islamabad on a weekday at 2 p.m., you have over 18,000 people show Quite up. tough, yeah. Wow. Yeah. It's crazy. It's amazing at the same time. So what are your plans in 2024 and which competitions or matches you guys are set to play in the coming year? Yeah, so inshallah, we'll be able to compete during some of the FIFA windows that 2024 has to offer. You know, I think things are still being finalized, but inshallah, hopefully, much like the men's, we get the opportunity to play in front of our fans as well at some point during the year, inshallah. Inshallah. So what about the basic structure, as Nirmala has already talked about? I mean, for girls, Pakistan, most of the times we feel challenge at our school level, education level, at our institution level, that people do not encourage to the girls in particular to perform and participate in sports. You being the captain of national team, what kind of changes you expect and what kind of betterment you expect from both government and from the people's side who actually can play role to make football better? What basic changes you are looking forward to in Pakistan's basic football structure, in particular Khawateen ke point of view se? Yeah, so I think, you know, something that's important, and it's nothing new. It's not a complicated, you know, answer. And again, the federation knows it, we as athletes know it, fans know it, you know, sports persons, non-sports person, they know it, is for both men's and women's, we really have to focus on, you know, getting a league in place, you know, an officially run league that is run throughout the year, 11-a-side. We need to make sure that both our men's and women's teams are playing, you know, consistent 11-a-side football, with also, you know, an emphasis on focus on the grassroots, right? You know, really holding academies and clubs accountable to having, you know, good grassroots programs, getting children involved at a young age so we can develop the talent, right? The pool and, you know, the amount of people in the population is there, right? It's just, we need to make sure that we're helping curate the talent that's sitting in our country. Absolutely, Indeed. absolutely. It's very important. Okay, Maya, tell us about the morale of your teammates. Since Pakistani women are doing really good in every sport, but since we are talking about football, tell us about the morale, the spirit of your teammates, how they're feeling about it, because since Pakistani football team is performing really well. Yeah, so again, much like any sports team, you know, we have good times, we have bad times, we have times where we're happy, we have times where we're sad, we have times where we're arguing or we don't agree with each other. But, you know, I think over the past year, like, we've really been able to form a really strong bond within the team. And, you know, I think us as players, we just can't wait to be back playing, right? You know, we're always asking each other, oh, do you know when we're playing? Do you know what's happening? You know, because again, we really do enjoy the time that we get to step on the field and represent our country. And what about the rest of the teams and the fields in sports? I mean, Pakistan team has done great in cricket as well, in tennis as well. There are certain females who are actually making a mark and they're doing great. What is your take about their performance?
Oh, it's amazing, right? You know, I think, and this is something that, you know, is really important to, you know, playing in different countries, is we get to shed light on, you know, the amazing talent that is in our country, right? And these amazing women and these amazing players that there is, you know, we just need the right type of support. We need the right type of, you know, coverage to be able to really showcase the amazing talent, not just in football, but like you said, you know, cricket and tennis, you know, athletics, right? It's squash, right? There's such amazing both men and women talents athletically that are just Right, Maria. sitting in. Right. So, in the end, anything that you like to say to the young players who just want to be like you, who want to play for Pakistan internationally? Anything that you like to say through this platform? Yeah, I think it's, you know, just stay committed, stay hungry. You know, as we know, football in Pakistan, it's an emotional roller coaster. You never know what's going to happen. But again, just stay dedicated to your craft. And again, hard work will be seen and recognized. Right, Maria Khan. Thank you very much. It's a great pleasure to have you, and wish you all the best for your future ventures, for all the matches that you're going to play for Pakistan. Good luck, Maria. Now, Maria Khan हमारे साथ बहुत शुक्रिया। मारिया मौजूद थी, कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल वुमेन टीम, जो कि अपने मौजूदा साल के बारे में बता रही थी और इसके साथ अपने प्लान्स के बारे में बता रही थी कि आने वाले वक्त में वो कैसा एक्सपेक्ट कर रही हैं पाकिस्तानी टीम के फुटबॉल गेम को लेकर। हमने एक ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात करते हैं कुछ सियासत के हवाले से। आम इंतखाबात 43 रोज बाकी हैं और कोई काउंटडाउन करे ना करे, हमारी तरफ से काउंटडाउन जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर से कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की जो जनरल और मखसूस नशिस्तें इनकी अबूरी फहरिस्त जारी कर दी है। मुल्क भर से कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 7,713 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कौमी असम्बली के लिए मर्द उम्मीदवारों की तादाद 7,242, खवातीन की तादाद भी इसी तरह से एक मुनासिब तनासुब में है। चारों सूबाई जो असम्बलियाँ हैं तकरीबन 471 और उसके लिए 18,540 नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए हैं। चारों सूबों में जो खवातीन उम्मीदवारों की तादाद है वो तकरीबन 802 है। मर्द उम्मीदवारों की तादाद 17,000 है। इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल जारी रखे हुए है अपना, और 30 दिसंबर तक ये जांच पड़ताल जारी रहेगी। इंतखाबात में 1.5 माह बाकी है। नून लीग इस वक्त ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रही है, ज़्यादातर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती नजर आती है। बिलावल भुट्टो जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ अदालतों के चक्कर लगा रही है, और यह है वो सियासी मंजरनामा जो हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त। न सिर्फ धुंध पंजाब के इलाकों में है, बल्कि तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी है, और मजमूई तौर पर इंतखाबात के ऊपर भी है धुंध, अगर कहीं तो गलत नहीं हो। बिल्कुल, सियासत पर छाई धुंध के जो सियासी जमातें जो हैं वो उसका फायदा उठा रही हैं और ताहम मंशूर देने से कतरा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदान पाकिस्तान का माजी हैं और आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नफरत गालिब गलोच की सियासत को दफन करें तो हम ज़रूर तरक्की करेंगे। तारीखी जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई का मुकाबला करना है। जिसके ख़ानदान के 2 फ़र्द काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 10 साल कबल 10,000 थी तो उनका गुजारा हो जाता था। आज की मौशी सूरत हाल में इस ख़ानदान का गुजारा करना मुश्किल है। इन हालात में आम आदमी अपना बिजली का बिल दे या बच्चों को तालीम दे, ये बहुत सारे सवाल हैं और हम भी उठाते हैं। 18वीं तरमीम के बावजूद 17 वजारतें सूबों को मुंतकिल नहीं हुई। हम इंशाल्लाह ये वजारतें ख़त्म करेंगे। इन पर खर्च होने वाली जो 300 अरब रुपए हैं वो आवाम पर खर्च करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी नवाब शाह में नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। जबकि PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें। और तीसरी जानिब जो बल्ले का निशान छिन जाने के ऊपर जो तहरीक इंसाफ है आज हाई कोर्ट में अपील करेगी। इस सारी सूरत हाल पे हमने आज तजिया लेना। बिल्कुल, अगर बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में वोटर को कायल कैसे करेगी। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कामरान, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सूरत हाल आपके सामने है, हमने कुछ बताया भी है। आप फिल वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का बयान है कि हुकूमत हम बनाएंगे, PTI मेहनत करे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासतदान है, ज़ाहिर है कि एक जमात के सरबराह है तो ऑब्वियसली वो यही बयान देंगे। इनफैक्ट उनके उस बयान से मुझे 2013 में जब आम इंतखाबात हुए थे उससे पहले
इनके तर्जुमान थे फरहतुल्लाह बाबर साहब, फरहतुल्लाह बाबर, तो उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने उस वक्त भी मेरे से बात की और दावा किया कि इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से जो 2013 के इंतखाबात जीते। अच्छा। 2008 से 2013 तक जो कारकर्दगी थी पीपल्स पार्टी की, खास करके जो एनर्जी का क्राइसिस था उसके हवाले से जो अवाम में गम गुस्सा था, लेकिन जाहिर है कि जो कोई भी सियासतदान है वो जब मैदान में उतरता है तो वो ये तो नहीं कहेगा कि वो हारने के लिए खेल रहा है। तो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी इज अ श्रूड पॉलिटिशियन, और वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो नेचुरली मकसद उनका यही है कि जो अपने वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उनको ये इत्मीनान दिलाना। यस, जो भी अगली गवर्नमेंट होगी, एटलीस्ट अगर पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ना भी बनाई तो एटलीस्ट दे विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो एक उनका सियासी बयान है। ओवरऑल आई थिंक जो इस दफा इलेक्शन हो रहा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शंस में 45 दिन रह गए हैं। इस वक्त हम जो डिबेट कर रहे होते वो इन बड़ी जमातों के जो मंशूर हैं, बड़ी जमातों के जो नजरियात या जो भी ये रोड मैप लेकर के आ रहे हैं, वो बेशक मईशत की बहाली हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन हो, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इसके ऊपर बैठकर मैं और आप डिबेट कर रहे होते, इनसे सवालात कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हाल है कि अभी तक शायद बावजूद इसके कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, कई सवालिया निशान हैं एंड ओवरऑल वो माहौल मुझे लगता है कि है नहीं इस वक्त के जिस तरह से आम तौर पर इवन पाकिस्तान में कुछ जमहूरियत उस तरह से मजबूत नहीं रही जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आती थी। तो थोड़ा सा माहौल जो है इस वक्त फीका है और उसकी कई आई थिंक वजूहात हैं। माहौल फीका, और इसी पे हम कामिल जैसे एज यू सेड कि हम सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट अब हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी सियासी जमात किस तरह से उसको लेकर चलेगी। अब ये जो भी हम नून लीग की सियासत के हवाले से बात करें, पीपल्स पार्टी तो दो के कुछ एक्टिव हमें नजर आई है, जलसों के हवाले से कुछ खिताबात या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो नून लीग का स्टांस है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी तक वो उम्मीदवारों से मुलाकातें और ये सारे मामला चल रहे थे, और जो खुलकर सामने आने वाली एक सिचुएशन थी वो अभी तक हमें नून लीग की या उनकी क़यादत की नजर नहीं आई। आई थिंक नून लीग के लिए दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक इंटरनल जो इश्यूज है, आई थिंक नून लीग क्योंकि ऑब्वियसली पुरानी जमात तो है ही, पंजाब के अंदर एक मजबूत जमात रही है, और क्योंकि तासुर यही है कि शायद हवाओं का रुख जो है वो नून लीग की तरफ है और नून लीग एन मुमकिन है कि अगली हुकूमत बनाएगी, तो इसलिए जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक पुरानी जमात भी है तो फिर हर हलके के अंदर जाहिर है कि हर शख्स चाहता है कि उसको वो टिकट मिले। तो एक वजह ये भी है, जो मेरी भी नून लीग के लोगों से बात हुई, कि एक एक हलके के ऊपर 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो उस तरीके से उम्मीदवार हैं, वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अब उसके अंदर इशू ये होता है कि अगर आप एक आप करते हैं तो बाकी 3 या 4 जो है वो नाराज हो जाते हैं आपसे, और ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर असर पड़े। एक तो मुस्लिम लीग नून का ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माजी के अंदर वोट को इज्जत दो और जो बयानियां वो लेकर के चलते रहे, अब उसके बिल्कुल वो बरक्स हैं। और फिर 16 माह की जो PDM की कारकर्दगी है, नून लीग, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे सामने है, और फिर तहरीके इंसाफ की बावजूद इसके कि जो भी उनके साथ इस अरसे में हुआ, पंजाब में अगेन है, तो ये वो चैलेंजेस की वजह से आई थिंक एक जो आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है नून लीग की, जो माजी में जब भी वो इलेक्शंस में जाते थे होती थी। तो इस वजह से एक कंफ्यूजन नजर आती है उनके रैंक्स एंड फाइल में। आई थिंक अगेन ये एक कोशिश है कि जिसकी वजह से जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए, बट गिवन द फैक्ट कि अभी तक जैसे जो भी मुबैना तौर पर ये इतलात आती रही कि तहरीके इंसाफ के लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स तक सबमिट करने नहीं दिए गए या उनको रोका गया, लेकिन जो नंबर्स आए हैं कि शायद सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं वो तहरीके इंसाफ के लोगों ने करवाए हैं। और अगर तो जेन्युइनली तहरीके इंसाफ की सपोर्ट बेस है, तो मुझे लगता है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस है कि अगर लोगों को हल्के के अंदर पता होगा कि इवन अगर वो उनको आजाद भी लेट से तहरीके इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ना पड़े, हल्के के अंदर लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि ये तहरीके इंसाफ का बंदा है और इसका जो सिंबल है वो ये है, तो मुझे लगता है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक जो भी अगर ये समझता है कि आप उनसे इलेक्शन सिंबल ले लेंगे या
कुछ और टैक्टिक्स के जरिए उनको डिस्करेज करेंगे, लेकिन अगर उनके वोटर्स और सपोर्टर्स डिटर्मिन्ड हैं और जितनी सोशल मीडिया जो कैंपेन है जिस इफेक्टिव तरीके से वो चलाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत मेजर जो है वो फर्क पड़ने वाला है। यानी आपके मुताबिक दूसरी जानिब कल बिलावल साहब के जो पुराने सियासतदान हैं ये पाकिस्तान का माजी हैं और इससे पहले भी वो इस तरह की सियासतदानों के हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। दो कि हम यंग लीडरशिप में या यंग रिप्रेजेंटेशन देखें किसी भी सियासी जमात के अंदर तो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी में बिलावल हिमसेल्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वैसे उसके अलावा हमें कोई इतनी यंग लीडरशिप नज़र नहीं आती। तो ये जो पुराने सियासतदानों की ये टर्म बार बार यूज़ करते हैं आप, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं। पुराने सियासतदानों वाली बात है, ये गुज़िश्ता 20-23 साल तो हमें भी हो गए हैं सहाफत में और यही चेहरे देखते आ रहे हैं। जब मुशर्रफ साहब भी आए थे लोग उस वक्त भी कहते थे कि जी आप पुराने चेहरे जो हैं सियासत में इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, ये कभी आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन सम और दी अदर वो लगता यही है कि दे मेक अ कमबैक। बिलावल भुट्टो जरदारी जो मजीद है, आई थिंक उनकी एक बात कहने की वजह यह है कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि अगर आप जो नए जो वोटर्स ऐड हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यंग लोगों की है और ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है जो बड़ी जमातों की, बारिंग ऑफ कोर्स तहरीके इंसाफ, उनमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो यंग लोगों को अपील कर सके, जो उनकी बात को आगे लेकर के चल सके और एक डिस्कनेक्ट है। तो बिलावल वो शायद उन वोटर्स को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन यंग माइंड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक आई थिंक इनडिसाइसिव है। तो बेसिकली अगेन एक सियासी टैक्टिक है, बताने की कोशिश कर रहे हैं वो पीएमएल हो एंड इवन पीपल्स पार्टी बेशक हो, उसके अंदर भी मुझे कहते हैं उनको यंग जो क़यादत है उनको वोट करना चाहिए और उसके अंदर वो ये समझते हैं कि ही इज द बेस्ट कैंडिडेट या बेटर कैंडिडेट कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, चूंकि आपने इंतखाबी निशान के हवाले से आपने कहा कि मेरा ख्याल इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ की इब्तदाई सियासत को नहीं जानते उनको शायद ये बताना ज़रूरी है। आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा कि तहरीक इंसाफ का पहले निशान जो था वो चराग होता था, वो बल्ला नहीं था, बल्ला बाद में लिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे तक साइकिल के निशान पर इंतखाब लड़ते रहे, पीपल्स पार्टी तलवार के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ती रही और फिर उसके बाद जब ये निशानात अलॉट हुए जैसे कि बल्ला, शेर और तीर, और ये बड़ा फोकस रहा और इनके ऊपर पूरी जो इलेक्शन कैंपेन्स है वो डिज़ाइन की गई। तहरीक इंसाफ तो आपको पता है इसमें बड़ी एक्सपर्ट भी है, उनके गाने, उनके तराने और फिर बल्ले से फेंटा लगाना, ये सारे उनके स्लोगन्स रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इसके बावजूद भी इम्पैक्ट नहीं करेगा उनको, और खास तौर पे क्रिकेट के साथ एफिलिएशन बानी तहरीक इंसाफ की एंड देन यूथ का मौजूद होना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चैलेंज जरूर है, क्योंकि अगर अब उनको बल्ले का निशान वाकई में उनको नहीं मिलता, जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला किया है और अगर जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट वो उस फैसले को बरकरार रखती है तो ये जरूर चैलेंज होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स के एतबार से जो पूरी आप कैंपेन डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपके बैनर्स हैं, आप लोगों को एक अपील करते हैं, वो एक बहुत बड़ा, और अगर उनको नहीं मिलता बल्ले का निशान और एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हालिया महीनों में जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ या अभी भी की जो एग्जाम्पल है, लोगों की पकड़ धकड़ और लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स जमा ना करवाने देना, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाना तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, ये शो करता है कि आप जितनी भी टैक्टिक्स ऐसी अपना लें, शायद इस दफा जो पीटीआई का सपोर्टर और वोटर है वो डिटरमिन्ड है कि कब वक्त में वो इस हवाले से अपना जो रोल प्ले करेगा। ये तो खैर इलेक्शन डे के ऊपर चलेगा, लेकिन चैलेंज बिल्कुल होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर बात सुने तो उनको ये लगता है गिवन कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, शायद इस तरह की टैक्टिक से कुछ माइनर चेंजेस इधर उधर करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है शायद उसके ऊपर बड़ा फर्क है। एंड वन मोर थिंग, आज भी हम तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे
मारूफ होने की बात करते हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ 2013 और 2018 में भी इतनी पॉपुलर थी, 2018 में 13 में ज़्यादा थी आई थिंक, अब भी बहुत ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया के वोट बैंक को वोट्स के अंदर कन्वर्ट करना हमेशा मसला रहा है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी 2018 में भी बानी तहरीक-ए-इंसाफ नहीं ले पाए थे और उनको इलेक्टेबल्स को मिलाना पड़ा था साथ, आपको याद होगा। तो क्या उस तासुर की नफी 2024 के इंतखाब में हो सकती है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया ही डिटरमिन कर रहा है कि किस पार्टी की पॉपुलैरिटी है? लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 2018 में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त तो हवाओं का रुख भी है वो तहरीक इंसाफ की तरफ था, उनको गायबी मदद भी थी और उसके बावजूद भी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। लेकिन अब जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको ये मानना है कि एक जेन्युइन एक वेव है तहरीक इंसाफ के लिए और वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अगेन आई थिंक इंपॉर्टेंट यही होगा कि इलेक्शन डे के ऊपर क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना हमें वावेला नजर आता है उनकी तरफ से, ये ट्रांसलेट हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आई स्टिल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड गिवन द फैक्ट कि तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, अभी भी बानी चेयरमैन अभी भी जेल के अंदर मौजूद है और अगर इतनी उनकी होती तो ये जो स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग है वो मुझे नजर नहीं आती। उसमें वायलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। लाखों की तादाद में अगर लोग उनके हक में निकल आए तो वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो क्या वोटिंग डे के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, एनी रिसोर्सेज, लोग खुद से चलकर तहरीक इंसाफ के हक में वोट देंगे? अगर ऐसा होगा तो ये इनकलाब होगा। दो के आई सीरियसली डाउट कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके अंदर वो इनकलाब वाले सीइंग द रिजल्ट्स के जो 2018 में लोग बाहर से नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आए थे उनका कैसा तजर्बा रहा था, ये भी तो अवाम को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि तब एक तासुर ये भी था कि इमरान खान साहब को एक मौका मिलना चाहिए, अब तो मौका भी मिल चुका। सो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। वेरी मच का इमरान फॉर जॉइनिंग अस, आपकी तजज़िये का बहुत शुक्रिया। अब इस पर बात करते रहेंगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। I hope you can feel it. I mean the color and the fragrance तो खैर हमें फील हो रही है। नगेट्स इस वक्त तैयार हैं, शाही नगेट्स हमने इसको नाम दिया है अपने तौर पे वैसे ही क्योंकि तैयार है। वक्त कब है? अहमद साथ गर्दन हिलाए, शाही कहाँ से? अहमद जल्दी से हमें बताइए, 2 मिनट्स, कैसे बनाए आपने नगेट्स और कहाँ तक पहुँचे? जी, नगेट्स जो हैं बेसिकली हमने चिकन का कीमा लिया था 500 ग्राम, हाफ टेबल स्पून उसके अंदर जो है मस्टर्ड पेस्ट डाला है और हाफ टी स्पून ऑरिगानो और हाफ टी स्पून थाइम डालने के बाद इसको हमने ब्लैक पेपर, इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, इसको हमने किया है अच्छे तरीके से ब्लेंड। ठीक है। उसके बाद एक ऑनियन लेके उसको हमने अच्छे तरीके से चॉप किया, इसको सौते किया। सौते करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मैश किया। मैश करने के बाद एग वॉश के अंदर डाला है और उसके बाद क्रम्स के अंदर। मेक श्योर कि आप जब भी अपने नगेट्स फ्राई कर रहे हो, जो ऑयल है उसका एक तो कलर जो देने के लिए गोल्डन, वो फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। अगर आप सेकंड ऑयल के अंदर डालेंगे, फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करें, तो वो उसके अंदर जो कलर जो है वो आपका ब्लैक हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो घर में आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, डेमो दे देता हूँ। ये मेरे पास चिकन नगेट है और इसका जो बैटर है वो गोश्त के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। गोश्त के अंदर पानी होगा तो बैटर जो है वो आपके हाथों से स्लिप होगा। ठीक है। तो ये टाइट बैटर होना चाहिए। इसको हम एग वॉश के अंदर डालेंगे। अच्छा, फ्रोजन नगेट्स का ये भी मसला होता है कि उनमें पानी होता है समटाइम्स। जी, और इसके अंदर हम ये क्रम्बिंग करेंगे। ठीक है। और सिंपल इसको फ्राई कर देंगे, फ्राई कर लेंगे। और इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, राइट? इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से चीज़ खाना चाहते हैं। ठीक है। बेक भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। वैसे ना बेक चीज़ों का अपना ही मज़ा है। Exactly. उसमें चाहे वो फिश हो या कोई भी ऐसी चिकन की चीज़ हो, इट लुक्स रियली नाइस। जब भी ऐसी चीज़ों को, चिकन वाली चीज़ों को बेक करें तो मेक श्योर एक पानी का बर्तन साथ में रख लें, ताकि जो उसका मॉइस्चर है ना वो उसमें मेंटेन रहे। जब भी चीज़ हम बेक करते हैं ना तो वो मॉइस्चर बहुत जल्दी उसका ड्राई होता है, क्योंकि वो ड्राई हीट मेथड होता है। तो उसमें मेक श्योर कि आप, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लास्ट मिनट हमारे पास। अभी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन अहमद? चलो जी, वाह भाई, प्लेट में आ गया ये। ठीक है। और ये हमने इसके साथ सॉस बनाई थी। बाहर अगर 1000 रुपए का पैकेट मिलता है तो ये आप 400-450 रुपए में घर पे बना सकते हैं। सॉस भी मिलेगी आपको। वाव, रियली नाइस। इस सॉस में सिंपल ऑरिगानो और थाइम है
विद मायोनीज और बिल्कुल लाइट सा जो है वॉस्टरशायर सॉस डाला है इसमें। Alright, ठीक है, तो so- ये हमारी जो है क्या nuggets बात की है, plate ready जबरदस्त हो गई। से नगेट्स आपके लिए रेडी है जनाब। अहमद थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद थे जी, हमें चिकन नगेट्स उन्होंने बनाना सिखाया। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।